चलिए, जितना पढ़े तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसमें ये पढ़ चुके थे ना, अपवर्तन के बारे में, और स्नेल का नियम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। क्या देखना है हमको? आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते होंगे कभी पिटाने उटाने के लिए, ऐसे तो जाना होता नहीं है। तो प्रिंसिपल के ऑफिस में आप जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लेटर्स प्रिंसिपल के डेस्क के ऊपर लिखे होते हैं, और वो लेटर्स जो ग्लास स्लैब होता है उसके बीच में दिखाई देता है। हमको लगता है कि ग्लास स्लैब के बीच में वो लेटर्स कैसे हो गए, जबकि वो ग्लास स्लैब के नीचे होते हैं। हमको ऐसा अपीयर होता है कि वो ग्लास स्लैब के बीच में। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम कभी गंगा जी जाते हैं नहाने वहाने के लिए, तो क्या दिखता है कि वहां पे जो उसका सरफेस है, गंगा जी में जो सरफेस है, जो तल है, वो हमको लगता है कि पानी बहुत कम है, और जैसे उसमें पैर रखते हैं पता चलता है कि पानी बहुत सर तक है। तो कैसे ये सब चीजें होती है? एक्चुअली में जो भी चीजें हम पानी के अंदर देखते हैं वो वास्तव में नहीं दिखते हैं, वो उसका प्रतिबिंब बनता है, वो उसका इमेज बनता है, और उस सरफेस का इमेज हमको ऊपर दिखाई देता है। तो हमको पढ़ना है आभासी गहराई और वास्तविक गहराई, ठीक ना? आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। जैसे देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे हमारे पास कोई एक तल है, ठीक, और यहाँ पे इसका ग्राउंड है। मान लीजिए कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, विरल सघन। और कोई प्रकाश, विरल सघन से वैसे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे कोई एक कॉइन है, ठीक है, और कॉइन है, और यहाँ से हमको देखना है कि ये हमारे पास मान लीजिए कोई सघन माध्यम, ऐसे डॉटेड, मान लीजिए पानी ही है, ऐसे है। तो हमको इसको देखना है ऊपर से। कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से देख रहे हैं तो हमको ये इमेज कहाँ, ये यहीं पे दिखाई देगा या कहीं और दिखाई देगा? तो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहला लाइन मैं ले लेता हूँ सीधा। जो सीधा जाएगा वो अपने पाथ में बिना डेविएट हुए निकल जाता है, बिना विक्षेपित हुए निकल जाता है। और जो किसी एंगल पे जाता है, जैसे ये किसी एंगल पे गया, तो यहाँ पे हम लोग अभिलंब खींचेंगे। जब अभिलंब खींचेंगे तो ये अपने रास्ते से मुड़ जाएगा और पीछे की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये क्या है इसका? ये हमारा वास्तविक गहराई है। ये क्या है? वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, ये इसका वास्तविक गहराई है। वास्तविक गहराई को मैं एक्चुअल डेप्थ बोल सकता हूँ। तो DAC से डिनोट करते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग, डिनोटेशन एक्चुअल डेप्थ। और ये जो हमको दिखाई देगा वो कहाँ पे दिखाई देगा? आभासी गहराई। ये क्या होगा हमारा? आभासी गहराई। इसको मैं DAP बोल सकता हूँ, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो x है। ये डिस्टेंस क्या है? x है। वही मैं प्रूफ कर देता हूँ इसको। अब कहने का मतलब है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, क्योंकि ये जा रहा है तल से टकरा रहा है, तो इसको आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण I, तो ये क्या होगा? अपवर्तित किरण R, ठीक। मान लीजिए इसको पहला माध्यम बोला जाए, इसको दूसरा माध्यम बोला जाए। पहला माध्यम, दूसरा माध्यम। अगर यहाँ पे एंगल I है तो यहाँ पे भी एंगल I होगा, क्योंकि देखिए ये एंगल ऐसे बन रहा है ना, सॉरी ये ऐसे बन रहा है। यहाँ पे एंगल I तो यहाँ पे भी एंगल I, ऐसा समझ में? ये एंगल I बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल I बनेगा। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? I। अब देख रहे हैं ये जो लाइन है, यहाँ पे दो लाइन ऐसे है, तो ये अगर एंगल R है तो यहाँ पे भी एंगल R ही होगा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? R। अब दोनों त्रिभुजों को देखना है। दोनों त्रिभुजों के लिए स्नेल का नियम लगा देना है हमको। स्नेल का नियम पढ़े हैं, अपवर्तन के लिए क्या लगाते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होगा? स्नेल के नियम से हम पढ़े हैं कि N2 साइन N1 साइन I, मतलब अपवर्तनांक गुणे माध्यम का साइन, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। ये हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर एक कंडीशन होता है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं बहुत छोटे एंगल पे जाती है, क्योंकि हमारा आंख बहुत छोटा होता है।
जब आंख बहुत छोटा होता है तो ये प्रकाश की किरणें बहुत छोटे एंगल पे जाती है। जब छोटे एंगल पे जाएंगी तो ये जो आई और आर होता है वो बहुत छोटा होता है, और जब कोई एंगल बहुत छोटा होता है तो उसके लिए साइन और टैन का वैल्यू सेम हो जाता है। चूंकि तथा तथा एंगल आर बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, अतः हम बोल सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू टेन आई, और साइन आर तथा साइन आर इज इक्वल टू टेन आर लगभग बराबर होता है। ठीक है, अब हम इस दोनों साइन की जगह पे हम टेन लिख देंगे, तो n1 टेन आई इज इक्वल टू n2 टेन आर। ठीक है, अब टेन आई किस त्रिभुज से निकाले हम लोग? इस त्रिभुज से निकाले, बड़ा वाला, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये इससे हम लोग क्या निकाल ले? साइन आई। साइन आई इससे निकाले, सॉरी टेन आई, तो टेन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसमें थीटा के सामने वाला आपको पता है हमेशा लंब होता है, तो लंब n1 x, और कर्ण, कर्ण क्या होता है? तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, एक मिनट, ये आपका कर्ण होगा ना, देखिए एक मिनट, लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, ये एंगल ले रहे हैं हम लोग, तो साइन आई अपन टेन लंब बटा कर्ण। एक मिनट, साइन आई टेन आई यहाँ पे लेना, टेन आई से क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, तो कर्ण ये लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, एक मिनट, देखिए लंब बटा कर्ण होता है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए लंब ये हो जाएगा, अब कर्ण जो होगा ये होगा, लेकिन ये जो एंगल है, ये जो एंगल आई है बहुत छोटा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, हम लिख सकते हैं इसके जगह डी ए सी इज इक्वल टू n2। अब इसमें ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें क्या होगा? लंब x हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा? लंब बटा कर्ण, कर्ण ये होगा, और डिस्टेंस बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम, यहाँ पे लिखेंगे डी ए पी, ये x से x कट जाएगा, तो n1 अपान n2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी ए सी अपान डी ए पी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें एक बात याद रखना है कि प्रथम मीडियम, n1 क्या है? प्रथम मीडियम, प्रथम माध्यम जिसमें वस्तु है, वस्तु वाला मीडियम, वस्तु है, और n2 क्या है? द्वितीय माध्यम, जिसमें क्या है? प्रेक्षक है, कौन है? प्रेक्षक। ये बात समझ आ रहा है? प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला है वो द्वितीय माध्यम में है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जो हर बार आता है, उसको हम देखते हैं, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा और मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे एक चिड़िया है, यहाँ पे एक मछली है, ठीक है, और ये यहाँ से ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n इज इक्वल टू 4/3, और ये है 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर, और ये है 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन क्या है? पक्षी, पंछी तथा चिड़िया के बीच की दूरी ज्ञात करें यदि, क्वेश्चन पहला, पक्षी चिड़िया को देख रही है, पक्षी चिड़िया को देख रही है,
देखें। और दूसरा क्वेश्चन, चिड़िया पक्षी को देखें। दो क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे इसको। कैसे ट्राई करेंगे देखिए बताते हैं। क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है, पक्षी चिड़िया को देख रही है, पक्षी जो है वो चिड़िया को देख रही है, पक्षी मछली को देख रही है, मछली है। ये बात याद रखेंगे। अब कह रहा है कि पक्षी मछली को देख रही है, पक्षी जो है मछली को देख रही है, तो वस्तु कौन है, मछली। अब मैंने बोला था वस्तु वाला जो माध्यम होता है वो पहला माध्यम होता है, तो हम लिखेंगे n1 की जगह पे क्या लिखेंगे 4/3 और n2 की जगह पे 1, क्योंकि उसका अपर्तनांक 1 है। DAC एक्चुअल डेप्थ कौन सा है, अब वास्तविक गहराई 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। और अपान में आभासी तो हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे DAP इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 30/4/3, तो 90 क्या जाएगा, ये 3 ऊपर से 90/4, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा DAP। और फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा सॉल्व करेंगे। तो इस समय कौन किसको देख रहा है, इस समय चिड़िया को, मछली को चिड़िया देख रही, पक्षी देख रही है, मछली को पक्षी देख रही है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन पक्षी मछली को देखती है, यहाँ पर मछली पक्षी को देख रही है, ठीक ना, मछली पक्षी को देख रही है। तो जब उसको देखेगी तो वस्तु कौन सा हो गया, पक्षी हो गया। तो हम लोग n1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1/4/3, और वो जो दूरी है वो कितनी है 40, और ये कितना है DAP हमको पता करना है। अब ये DAP इज इक्वल क्या हो जाएगा 40 × 4/3, तो 160/3, ये लगभग आ जाएगा आपको कितना, सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग इसके पे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आज थोड़ा जल्दी है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।